आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेनेल का द्विक फ्रिंज। फ्रेनेल बाई फ्रिंज, फ्रेनेल के द्विक फ्रिंज से भी व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त किया जाता है, व्यतिकरण फ्रिंज अचीव किया जाता है। फ्रेनेल का द्विक फ्रिंज वास्तव में क्या होता है? एक सिंगल प्रिज्म होता है। फ्रेनेल का जो बाई प्रिज्म होता है, फ्रेनेल का जो द्विक प्रिज्म होता है, वास्तव में एक सिंगल प्रिज्म होता है और वह सिंगल प्रिज्म को आधार के सहारे मिला करके, दोनों प्रिज्म को आधार के सहारे मिला करके एक सिंगल प्रिज्म बनाया जाता है और उसी को बाई प्रिज्म कहा जाता है, उसी को हम बाई प्रिज्म कहते हैं। तो दो प्रिज्म जो है मिला करके आपका एक प्रिज्म बनाया जाता है जिसको हम बाई प्रिज्म कहते हैं। तो फ्रेनेल ने क्या किया कि बाई प्रिज्म के सहारे, बाई प्रिज्म की सहायता से व्यतिकरण फ्रिंज आपको अचीव किया, फ्रिंज प्राप्त किया। वो आपका क्या होता है देखिए, फ्रेनेल का द्विक फ्रिंज, फ्रेनेल का द्विक फ्रिंज फ्रेनेल्स बाई फ्रिंज, फ्रेनेल्स बाई फ्रिंज। यह फ्रिंज वास्तव में, यह फ्रिंज वास्तव में दो प्रिज्म को आधार के सहारे मिलाकर, दो प्रिज्म को आधार के सहारे मिलाकर बनाया गया एकल यानी सिंगल प्रिज्म होता है, एकल प्रिज्म होता है। फ्रेनेल प्रिज्म से फ्रेनेल के बाई प्रिज्म से व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करना।
देखो ये फ्रेनेल का वाई प्रिज्म है, ये दो प्रिज्म होता है और एक प्रिज्म ये होता है तुम्हारा, दोनों को आधार के सहारे मिला दिया जाता है और मिला करके एक सिंगल प्रिज्म बनाया जाता है, उसी को हम बाई प्रिज्म कहते हैं। ये जो एंगल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, करीब 30 मिनट के होते हैं, और यह जो एंगल होता है करीब 179 डिग्री के इक्वल होता है, बराबर होता है। यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यह मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे तरंग चलती है और जैसे ही प्रिज्म के कोर पर आती है वह दो भागों में बट जाती है। ऊपर वाला ये भाग दिखाया गया है, देखो ये भाग, और जैसे जैसे तरंग ऊपर या आगे जाती है वैसे वैसे स्प्रेड करते जाती है। तरंग जैसे जैसे आगे जाती है वैसे वैसे तुम्हारी तरंग स्प्रेड करते जाती है। तो यहाँ से जो आपका तरंग चलती है यहाँ और आती है, तो जैसे जैसे वो आगे जाती है वो आपका तरंग स्प्रेड करते जाती है। उसी तरह से यहाँ का लोअर जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन जैसे जैसे आगे जाती है उसका कर्वेचर घटते जाता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ते जाती है और वक्रता घटते जाती है। इसको पीछे बढ़ाते हैं तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, और इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा बनता है। और ये दोनों जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ये दोनों काल्पनिक प्रतिबिंब आपको कोहेरेंट सोर्स का काम करते हैं, कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। ये दोनों जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं ये प्रतिबिंब आपका कोहेरेंट सोर्स का काम करते हैं, कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। अब ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं इस पर ये दोनों हम कहते हैं कि दोनों स्रोत से तरंगें चलती हैं और चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, और छायांकित भाग में पर्दे पर हमको व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है। पर्दे पर हमको व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है, पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज हमको अचीव होता है, व्यतिकरण फ्रिंज आपको प्राप्त होता है। तो ये जो है एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंग प्रिज्म के कोर पर चलने वाली तरंग प्रिज्म के कोर पर प्रिज्म के कोर पर दो भागों में प्रिज्म के कोर पर दो भागों में विभक्त हो जाती है। दूरी बढ़ने पर वक्रता घटती है, दूरी बढ़ने पर वक्रता घटती है
एवं वक्रता त्रिज्या बढ़ती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ती है। छायांकित भाग में अति व्यापन होता है। अति व्यापन, ओवरलैपिंग, अति व्यापन, ओवरलैपिंग, अति व्यापन होता है। छायांकित भाग में ओवरलैपिंग होता है। एवं पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है। पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है। पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है। व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोतों का होना, आवश्यक है। एक वर्णित प्रकाश स्रोत एस के दो काल्पनिक प्रतिबिंब S1, S2 बनते हैं, जो कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉयड मिरर से भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न अचीव करते हैं। हम इंटरफेरेंस पैटर्न जो है प्राप्त करते हैं। लॉयड मिरर से ही हम व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करते हैं। लॉयड मिरर
लॉयड मिरर, लॉयड लॉयड के दर्पण से भी व्यतिकरण फ्रेंज प्राप्त किया जाता है, व्यतिकरण फ्रेंज प्राप्त किया जाता है। ऐसे हमने बताया था कि कला संबद्ध स्रोत हम 3 तरह से प्राप्त करते हैं। हमने बताया था कि कला संबद्ध स्रोत 3 तरह से प्राप्त किया जाता है। एक हमने बताया था कि आपका कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और उससे बराबर दूरी पर अगर 2 रेखा छिद्र है और दोनों आपको प्रकाशित होता है तो दोनों आपको कला संबद्ध स्रोत कहलाएगा। एक हमने बताया था कि आपका किसी सोर्स के बगल में बराबर दूरी पर हो, उसके 2 काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं तो वे काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और एक तीसरा जो अभी हमने देखा है, तीसरा होता है कि कोई अगर सोर्स है और उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो ये दोनों कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं, जो लॉयड मिरर से हमको मिलता है। लॉयड मिरर में क्या होता है कि प्रकाश आपका सोर्स से सीधे आता है, यहाँ पर मिरर के इस किनारे पर वो सीधे जाता है, परावर्तित होकर जाता है, मिरर के इस किनारे पर वो परावर्तित होता है, ये सीधे जाता है आपका प्रकाश, और छायांकित भाग में ओवरलैपिंग होता है और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप हमको व्यतिकरण फ्रिंज अजीब होता है, व्यतिकरण फ्रिंज आपको प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए आपको कला संबद्ध स्रोत चाहिए। जब भी आपको व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करना है आपको हर हालत में कला संबद्ध स्रोत चाहिए। इसके लिए इसको हम पीछे बढ़ाते हैं और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ लेते हैं और कहा जाता है कि ये दोनों कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं और दोनों से प्रकाश तरंगें जो चलती हैं वह एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं और पर्दे पर हमको व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इससे चलने वाला
प्रकाश सीधे, ऐसे चलने वाला प्रकाश सीधे पर्दा पर आता है, सीधे पर्दा पर आता है, सीधे पर्दा पर आता है तथा समतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण से परावर्तित होकर पर्दे पर आता है, पर्दे पर आता है। छायांकित भाग में छायांकित भाग में अति व्यापन होता है। छायांकित भाग में अति व्यापन होता है एवं पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त हो। व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त। एक वर्णित प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब बिंदु एस डैश पर बनता है। एक वर्णित प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब एक वर्णित प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब बिंदु एस डैश पर बनता है। बिंदु एस डैश पर बनता है। ये दोनों कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। दोनों कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेनेल के वायु प्रिज्म से एक वर्णित प्रकाश के तरंग दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। एक वर्णित प्रकाश तरंग दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। फ्रेनेल के
द्विक प्रिंज से, फ्रेनेल के द्विक प्रिंज से एक वर्णी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का निर्धारण कैसे किया जाता है? How the wavelength of monochromatic light is determined by the Fresnel vibrate. आंसर देखिए, सिद्धांत यदि एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा, दोनों कला संबंध क्या है बाबू? फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है फ्रिंज की चौड़ाई। इसी से डायरेक्ट आप लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा बीटा डी बाई डी, लैम्डा आपका बीटा डी डिवाइड। इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं और इसी प्रिंसिपल का यूज करके एक वर्णी प्रकाश स्रोत के तरंग लैम्डा का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, कैपिटल डी निकालते हैं, स्मॉल डी निकालते हैं और इसी एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई का निर्धारण कैसे किया जाता है। पहला देखिए बीटा का निर्धारण, बीटा का निर्धारण बीटा का निर्धारण
रैम्सडेन की नेत्रिका, इसको कहा जाता है रैम्सडेन। रैम्सडेन नाम है, रैम्सडेन की नेत्रिका, रैम्सडेन की नेत्रिका, रैम्सडेन की नेत्रिका, रैम्सडेन आईबी। क्या किया जाता है कि बीटा का देखिए, बीटा का डिटर्मिनेशन के लिए एक एडजस्टेबल जिसके हम स्लिप को समायोजित कर सकते हैं, एक स्लिप लिया जाता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया जाता है। ये बाईप्रिज, फ्रेनेल का बाईप्रिज में, फ्रेनेल का बाईप्रिज, और ये रैम्सडेन की नेत्रिका है, इसमें क्रॉस वायर होता है, इसको रैम्सडेन की नेत्रिका कहते हैं। ये आपका रेखा छिद्र, ये बाईप्रिज और नेत्रिका को प्रकाशीय मंच पर जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, उस स्तंभ पर क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। और इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ये रेखा छिद्र, ये इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ये आपको रेखा छिद्र और फ्रेहना, ये आपका प्रिज्म का जो कोर है, और नेत्रिका जो क्रॉस वायर है, इसको क्रॉस तंतु कहा जाता है। क्रॉस तंतु, इसका नाम है क्रॉस वायर, क्रॉस वायर, क्रॉस वायर। अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रॉस वायर, हिंदी में क्रॉस तंतु लिखते हैं, क्रॉस तंतु, क्रॉस तंतु। अब तीनों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि रेखा छिद्र और प्रिज्म का वर्टर कोर और ये आपका नेत्रिका में जो क्रॉस तंतु है, तीनों एक ही तल में। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नेत्रिका का क्रॉस तंतु है, इसको किसी ब्राइट फ्रिंज के मध्य बिंदु से मिला करके आपका माइक्रोमीटर स्केल उसमें जो लगा रहता है, उस पर रीडिंग ले लेते हैं, पटल लेते हैं। अब तब क्या करते हैं कि तब क्या करते हैं कि आपका जो है पेंच के सहारे नेत्रिका को क्या करते हैं, नेत्रिका को है ना, पेंच है ना, जैसे रैम्सडेन की नेत्रिका रखिएगा भाई प्रिज्म के आगे, तो आपको फ्रिंज इधर प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं कि आपका नेत्रिका का जो क्रॉस वायर है, उस क्रॉस वायर को किसी ब्राइट फ्रिंज के मध्य बिंदु से मिला देते हैं, और ब्राइट फ्रिंज के मध्य बिंदु से मिला करके हम रीडिंग ले लेते हैं माइक्रोमीटर स्केल पर। और तब क्या करते हैं कि आपका जो है वहाँ क्षैतिज स्क्रू जो लगा रहता है, उसके सहारे क्रॉस वायर को 10वीं ब्राइट फ्रिंज के मध्य बिंदु से मिलाते हैं, और माइक्रोमीटर स्केल जो लगा रहता है, उस स्केल पर रीडिंग ले लेते हैं, और रीडिंग ले करके दोनों रीडिंग का अंतर लेते हैं, तो इससे 10 ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाती है। इससे आपको 10 ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, और 10 ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाती है, तो उसमें 10 से भाग दे करके एक फ्रिंज की चौड़ाई हम क्या करते हैं, एक फ्रिंज की चौड़ाई हम अचीव कर लेते हैं, एक फ्रिंज की चौड़ाई हम प्राप्त करते हैं। एक फ्रिंज की चौड़ाई को हम अचीव कर लेते हैं, एक फ्रिंज की चौड़ाई को हम प्राप्त करते हैं। तो ये आपको मेथड होता है, ये आपका तरीका होता है। समंजनीय, समंजनीय, समंजनीय रेखा चित्र, फ्रेनेल के बाईप्रिज एवं रैम्सडेन की नेत्रिका तीनों को
प्रकाशीय मंच लगे हुए, प्रकाशीय मंच पर लगे हुए ऊर्ध्वाधर, प्रकाशीय मंच पर लगे हुए ऊर्ध्वाधर स्तंभ इस प्रकार समायोजित किया जाता है स्तंभ पर इस प्रकार समायोजित किया जाता है समायोजित किया जाता है कि रेखा छिद्र की रेखा छिद्र प्रिज्म का कोण एवं नेत्रिका का क्रॉस तंतु एक ही तल में हो, एक ही तल में हो। क्रॉस तंतु को एक ही तल में नेत्रिका से होकर देखने पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। क्रॉस तंतु को किसी दीप्त फ्रिंज के मध्य से मिलाकर माइक्रोमीटर स्केल पर पठन ले लिया जाता है। जल्दी आओ, ऑफ करो, रोका। देखिए, ले लिया जाता है नेत्रिका को पार्श्व दिशा में खिसका कर क्रॉस तंतु को
10वीं 10th दीप्त फ्रिंज के मध्य में मिलाकर पठन ले लिया जाता है। 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 दोनों पठनों के अंतर से 10 दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होती है। की चौड़ाई प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। इसमें 10 से भाग देकर 10 से भाग देकर बीटा का निर्धारण किया जाता है। किया जाता है। बीटा का निर्धारण किया जाता है। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग आगे देखेंगे।